ऑर्बिटल्स। तो लास्ट टाइम जैसे हमने कवर किया था, लास्ट टाइम हमने हर ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला कवर किया, हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला कवर किया, और हर ऑर्बिट के टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कवर किया। जरा याद करते हैं, हर ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है E, उसका फॉर्मूला क्या है बोलिए जरा। माइनस आगे ma/4/8h² ε0² bracket complete into z²/n²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला था, पर प्लस में था। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। करना क्या है देखिए, यहां पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। ऑर्बिट 1 से लेके ऑर्बिट 6 तक हर ऑर्बिट का अपना अपना एक फिक्स एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर लिख के रखे हैं, यहाँ पे हर ऑर्बिट का एनर्जी लिख के रखा है। ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट ऑर्बिट। इनफाइनाइट ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो चुका है, अब उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए एनर्जी वहां पे कितना लेना है? 0। प्लान क्या है सुन लो। प्लान ये है कि अब मान लीजिए हम ऑर्बिट नंबर 1 को फिक्स रखेंगे, रेफरेंस फिक्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 से 1 में जब आएगा डी एक्साइटेशन, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाता है, और वही एनर्जी बाहर फेंक दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। उसे हम कहेंगे एमिटेड फोटोन। क्या कहेंगे? उस हर फोटोन का अपना अपना एनर्जी होगा, अपना अपना फ्रीक्वेंसी होगा, और अपना अपना वेवलेंथ होगा। क्या होगा? यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है वेवलेंथ। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, एक वेवलेंथ बाहर, 3 से 1 में आया और एक वेवलेंथ बाहर, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, 7 to 1, करते करते इंफिनिटी टू 1। वापस कह रहा हूं, लोअर ऑर्बिट हमने क्या रखा है? फिक्स। इलेक्ट्रॉन ऊपर की किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है, पर आ कहां पे रहा है? ऑर्बिट नंबर 1। और हर ट्रांजिशन में एक एक फोटोन, एक एक वेवलेंथ बाहर एमिट हो रही है। अब अगर इन सारे वेवलेंथ का हमने ग्रुप बनाया, क्या बनाया? तो उसे हम नाम देंगे सीरीज। क्या नाम देंगे? सीरीज। यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे अभी, लेकिन अगली बार क्या करेंगे? ऑर्बिट नंबर 2 को फिक्स रखेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की किसी भी ऑर्बिट से आएगा, पर आएगा कहां पे? ऑर्बिट नंबर 2 में, लोअर ऑर्बिट फिक्स। और हर बार हर ट्रांजिशन में फिर से एक एक फोटोन, एक एक वेवलेंथ बाहर फेंक दिया जाएगा, उसका भी एक ग्रुप बनेगा, उसको भी हम क्या नाम देंगे? सीरीज। तो गाइस इस तरह से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ये लास्ट ईयर आपको केमिस्ट्री में भी था। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और समझा दूं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2 में इतना एनर्जी गैप है। ऑफ कोर्स एनर्जी गैप कैलकुलेट कैसे करते हैं? हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी। और एक चीज, एनर्जी गैप हमेशा पॉजिटिव में होता है। देखिए 1 और 2 में इतना एनर्जी गैप है, 2 और 3 में इतना, 3 और 4 में इतना। मतलब एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है? कम। 4 और 5 में उससे भी कम, 5 और 6 में उससे भी कम। अब इसको बोलना कैसे है? ऑर्बिट 1 एंड ऑर्बिट 2 आर सक्सेसिव ऑर्बिट्स। क्या वर्ड है यहाँ पे? सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। 1 and 2 आर सक्सेसिव, 2 and 3 आर सक्सेसिव, 3 and 4 आर सक्सेसिव। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ऑर्बिट बाय ऑर्बिट, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब देखो 1 और 2 में जितना है उससे कम 2 और 3 में, उससे भी कम 3 और 4 में, उससे भी कम 4 और 5 में, और उससे भी कम। अगर ड्रॉ करता तो 6 और 7 में इससे भी कम आता। तो फिर से कह रहा हूं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका यूज आपको एंट्रेंस में होने वाला है, सो डू रिमेंबर दैट। गेट इट? हां, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो जो हम कह रहे हैं कि वेवलेंथ बाहर फेंक दिया जाएगा, सबसे पहले तो हमें उसका फार्मूला बनाना पड़ेगा, वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। फिजिक्स हमेशा 2 सवाल पूछता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है? मेजर करके बता। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, एक फोटोन बाहर फेंक दिया जाएगा, और उस फोटोन का वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो फार्मूला कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए फार्मूला बनाते हैं। अच्छा, फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बातें करनी पड़ेगी। पहली बात, हायर ऑर्बिट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। किससे? एंड लोअर ऑर्बिट को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ये पैटर्न पहले समझ लो। आप बोलोगे यहां पर भी n लिखा है, ये वाला n मतलब जनरल ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इधर लेकिन स्पेसिफिक है, हायर ऑर्बिट को क्या बोलना है? m, लोअर को क्या बोलना है? n। ये बुक का ही पैटर्न है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा,
ऐसे लिखता हूं, when electron travels from higher orbit to lower orbit, मतलब ये कहां से कहां आएगा, ऑर्बिट नंबर m से ऑर्बिट नंबर n तक, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर m में था तब उसका एनर्जी कितना था, E सफिक्स m, टोटल एनर्जी इन m ऑर्बिट, वही फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है। चलिए बोलिए क्या आएगा, माइनस me⁴ अपॉन 8h² ε0 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इनटू व्हाट, z² अपॉन m²। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। पहले तो ये वाला m मतलब ऑर्बिट नंबर लिया है, और यहाँ पे जो m लिखा है वो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास। अगर बुक की बात करूं तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है m के सफिक्स में e, वो सफिक्स क्या समझा रहा है कि मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। पर मैंने जानबूझ के वो अवॉइड किया है, लास्ट टाइम में आपको बताया था, फिर कभी कभी बच्चों का बेवजह कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये मास है, फिर अच्छा, ये सारा डिस्कशन फिलहाल सिर्फ किसके लिए चल रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में z कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको हटा के सिर्फ क्या आएगा 1, याद रखो। सिमिलर वे जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में आएगा, लोअर ऑर्बिट में, तब उसका एनर्जी कितना होगा, माइनस, बोलिए फिर से, अपॉन ε0 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इनटू z² अपॉन n²। ये वाला n मतलब लोअर ऑर्बिट। फिर से हाइड्रोजन की बात चल रही है, z की जगह पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर इज 1, उसी फॉर्मूला से सब कुछ चल रहा है। अब ये दो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो आगे सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या करना पड़ेगा, देखिए, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया है, मतलब पहले उसका एनर्जी इतना था, अब उसका एनर्जी इतना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। और जितना एनर्जी गैप होगा उतना ही एनर्जी बाहर फेंक दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अरे सबको पता है गाइस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ते 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 जाता है। हायर ऑर्बिट का एनर्जी लोअर ऑर्बिट से ज्यादा है। एकदम सिंपल करके समझाता हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन जिस किसी हायर ऑर्बिट में था, मान लो तब उसका एनर्जी था 8, कितना, और जब वो लोअर ऑर्बिट में आया तब मान लीजिए उसका एनर्जी हो गया 5। कितने से कम हो गया, कैसे निकाला आपने, दैट इज 8 - 5। और ये जितना एनर्जी कम हुआ है 3, वही तो बाहर फेंक दिया जाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो जो फोटॉन बाहर फेंक दिया गया है उसका एनर्जी कितना होगा, 3। कितना होगा, और ये 3 क्या है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप। आई एम मेकिंग सेंस। तो सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी गैप। मैं ऐसे लिखता हूं, चाहे तो देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। बड़ी क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन इक्वल टू व्हाट, एनर्जी गैप बिटवीन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। अभी शॉर्ट में लिखा है एनर्जी गैप बिटवीन रिस्पेक्टिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट, ऐसे लिखना चाहिए और शॉर्ट में लिखा है। आई होप मेकिंग सेंस। अब एनर्जी गैप को कैसे लिखेंगे, जब आप इसको लिखेंगे डेल्टा ई, और इसे क्या लिखेंगे, ई एम माइनस ई एन। एनर्जी गैप में हमेशा हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी, ठीक है। चलिए अब बस छोटा सा काम करना है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, हाँ या ना, ठीक है। ये भी को डेल्टा एम इक्वल टू ई एम, ये है ना, बोलिए क्या आएगा, माइनस me⁴। जितना ज्यादा बार बोलेंगे उतना अच्छे से हमें याद हो जाएगा। me⁴ अपॉन बोलिए h² ε0 स्क्वायर इनटू 1/m²। एक साथ ही लिख दिया, एक साथ लिख दिया। आगे क्या आएगा, माइनस, फिर से ब्रैकेट, ये माइनस सब्सट्रैक्शन का है, डोंट फॉरगेट दैट। फिर क्या लिखना है, en, बोलिए क्या आएगा, गुड, ε0 स्क्वायर इनटू 1/m²। अब यहां पे दो बातें होंगी।
पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरी बात जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अरे यहाँ पे गलत लिखा है, एनर्जी गैप का डेल्टा ई, ये कॉपी किया ना, अरे हाँ या ना, फिर पता नहीं। चलिए, सो डेल्टा ई, एक काम करो क्या, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले 1/n² को लिखेंगे, चलेगा ये? हाँ चलो बोलो, कॉमन कौन कौन निकला है? me⁴/8h² into the bracket। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस, 1/n² के साथ क्या लग चुका है, प्लस, लेकिन 1/m² के साथ अभी भी क्या है, माइनस। मैं बस इतना कह रहा हूँ, प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो पहले क्या आएगा, 1/n² माइनस 1/m²। ये बात आपको भूलनी नहीं है, n पहले लिया है, m बाद में आता है। n मतलब लोअर ऑर्बिट, m मतलब हायर ऑर्बिट, पहले लोअर ऑर्बिट आता है फॉर्मूला में। अच्छा ये क्या हो गया, एनर्जी गैप आया ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, इतना ही एनर्जी होगा किसका, उस फोटोन का जो बाहर फेंक दिया है। अब जरा ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर याद करो, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, h न्यू, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है तो hc बाय, मतलब एनर्जी गैप इतना है, और जो फोटोन बाहर फेंक दिया जाएगा उसका एनर्जी क्या है, hc बाय लैम्डा। तो ऐसे लिखो, इसको नंबर करते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो जितना एनर्जी गैप है उतना ही फोटोन का एनर्जी है, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, hc बाय लैम्डा। अब देख लीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का LHS क्या है, सेम, तो RHS भी सेम आएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। अब ये लास्ट क्या था देख लीजिए, hc बाय लैम्डा इक्वल टू, इसको लेफ्ट में लिखा, क्यों, क्योंकि हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, लैम्डा का। उधर क्या आएगा, बोलते रहिए, me⁴ अपॉन into the bracket -1/m²। पर होल्ड ऑन, आपको फॉर्मूला चाहिए लैम्डा का, तो लैम्डा को LHS में रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट, मतलब h क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, c क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। LHS में दोनों न्यूमरेटर में है, RHS में दोनों कहां पे आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे। एंड गाइस दिस इज द मोमेंट, 1/λ इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए, me²/8c, c को पहले लिया, h³ आगे ε0² into the bracket गाइस ये रहा आपका फॉर्मूला। आप बोलोगे इससे तो 1/λ मिलेगा, हाँ बात तो सही है, इससे 1/λ मिलेगा, फिर उसका इनवर्स करोगे तो आपको लैम्डा मिलेगा। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है कि जब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, डी एक्साइटेशन, तब तब एक फोटोन बाहर फेंक दिया जाएगा, एमिट किया जाएगा, और उस फोटोन का अगर वेवलेंथ निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला। उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, उतना ही जितना दो ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप, एज सिंपल एज दैट। आर यू क्लियर? अच्छा इसको थोड़ा ढंग से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात रियलाइज होगी, ये हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट तो कुछ भी हो सकता है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कांस्टेंट, चार्ज क्या है, कांस्टेंट, 8 बचपन से ही कांस्टेंट है, C कांस्टेंट, H कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो डोंट यू फील, इसका वैल्यू एक ही बार कैलकुलेट करके रख सकते हैं, एक ही बार कैलकुलेट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात ये है कि बुक ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, हमें सिर्फ वो समझना है, ठीक है। अब बोर्ड पे जगह तो है नहीं, ये तो मुझे चाहिए इसलिए मैं रब नहीं कर रहा हूँ इसको, अब यहाँ तक लिख सकते हैं, पॉज करो प्लीज। चलिए अब गाइस आपके मन में और एक सवाल भी आ सकता है कि अगर हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम प्लस के लिए पूछा, लिथियम 2 प्लस के लिए पूछा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए पूछा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे Z² वैसे ही आता, तो फिर कॉमन भी क्या आता, इसके साथ Z² भी कॉमन आता, पर खैर उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आप हाइड्रोजन से बाद में एंट्रेंस में सीख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर Z यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब जैसे हमने कहा बस क्या करना है, एक मिनट, अब बस क्या करना है गाइस, ये जो कांस्टेंट बना है इसका वैल्यू चाहिए, चलिए देख लेते हैं।
हाँ वैसे ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको डिनोट करते हैं बाय दिस आर सफिक्स एच। पुराने सिलेबस में तो सिर्फ आर ही लिखते थे, नए सिलेबस में इसको आर सफिक्स एच करके लिखना स्टार्ट किया है और इसका नाम है, इसका पक्का नाम है क्या इसका? क्या नाम है? रिडबक्स कांस्टेंट। क्या नाम है? तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, अब यही फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 1/λ इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट की जगह पे क्या आएगा? आर एच, ठीक है, इनटू द ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। गाइस दिस इज इट। आज के बाद आपको ये याद रखना है कि जब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, एक फोटोन बाहर फेंक दिया जाएगा, उस फोटोन का वेवलेंथ निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू रिडबक्स कांस्टेंट इनटू द ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। माइंड इट, पहले लोअर ऑर्बिट आता है फिर हायर ऑर्बिट आता है। एक बात तो रह गई लेकिन इसका वैल्यू, बट सिर्फ एक बात नहीं रह गई है गाइस, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके बारे में 7 बातें पता होनी चाहिए। अब नाम का मतलब क्या है? कांस्टेंट ही है तो ऐसा कोई डेफिनेशन भी नहीं आएगा। डिनोट किसे करते हैं? आरएच। फॉर्मूला ये रहा, ये तो फॉर्मूला है ना गाइस इसका, ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट। अब मेरे भाई एकदम ध्यान से सुनो, ये भी ऑर्बिट नंबर है, ये भी ऑर्बिट नंबर है, दोनों का यूनिट कुछ नहीं आएगा तो बचा क्या? सिर्फ 1/λ। तो जो 1/λ का यूनिट है वही किसका यूनिट है? आरएच का। ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर आरएच का यूनिट बनाना है तो सिंपल सी बात है, अगर इनका यूनिट ही नहीं है तो इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो बचा क्या? आरएच इज इक्वल टू 1/λ। तो जो यूनिट 1/λ का है वही किसका है? आरएच का। और आपकी जानकारी के लिए आपको पता भी है लैम्बडा का यूनिट है मीटर। सो 1/λ क्या है? पर मीटर। तो रिडबक्स कांस्टेंट का यूनिट आ गया पर मीटर। अभी सॉर्टेड। अच्छा, स्केलर है कि वेक्टर है? कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है स्केलर होगा। डायमेंशन यूनिट से बता सकते हैं, पर मीटर, मतलब L-1, दैट्स इट। डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का पेपर में आ सकता है, वो हर क्वांटिटी जिसका खुद का यूनिट है उसका डायमेंशन होता ही है, सिर्फ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ के। तभी तो उनका ग्रुप अलग से बना के रखा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज करके। तो याद रखना रिडबक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? L-1। एंड द लास्ट थिंग वैल्यू। पढ़ो कितना वैल्यू आरएच का? पर मीटर 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर। माइंड इट, ये पावर प्लस में लेना है, ये पावर माइनस में नहीं है, ठीक है। माइनस देखा तो न्यूमरिकल में क्या है। एंट्रेंस में क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके बहुत बार 1.1 लेते हैं या 1 करके भी लेते हैं। तो एंट्रेंस में तो ठीक है 1 into 10⁻⁷ करके सॉल्व कर लेंगे, पर अभी के न्यूमरिकल में पूरा वैल्यू यूज करना पड़ेगा। 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर। ये रहा गाइस हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से जैसे मैंने शुरू में कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें स्टडी करना है। एनी डाउट? अच्छा, एंट्रेंस की बात करो तो ये लैम्बडा मतलब क्या है? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सबको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो अगर दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दे, इधर आ जाएगा c/λ, इधर आएगा RH into c into the bracket 1/n² माइनस 1/m²। लिख ही देता हूं, चलो नोट करके लिख ही देते हैं, हवा बात क्यों करें। क्या लिखा पढ़िए? फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, इधर c से मल्टीप्लाई किया तो c/λ क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी। समझेगा ये? इधर भी c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो क्या आएगा? RH into c into the bracket 1/n² माइनस 1/m²। ये रहा बेस फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, याद रहेगा। और एक चीज बताता हूं, 1/λ का और एक नाम है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है? वेव नंबर का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक वेव का इधर आता है, ये मान लीजिए डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना? ये पूरा डिस्टेंस है 1 मीटर। हमारे पास एक वेव है जिसका वेवलेंथ है आधा मीटर। कितना? आधा मीटर। तो 1 मीटर में ऐसे कितने वेव्स बैठेंगे? 2। देखो ना, 1 मीटर में कितने वेव्स? 2। इसी को कहते हैं वेव नंबर। सो वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितने वेव्स फिट बैठेंगे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आधा मीटर का है तो 1 मीटर में 2 वेव्स। मान लो वेवलेंथ ही 1 मीटर का होता तो 1 मीटर में सिर्फ एक ही वेव बैठता, तो वेव नंबर कितना आता? 1। अच्छा, वेव मान लो वेवलेंथ है 0.25 मीटर,
तो 1 मीटर में कितने बैठते? 4। आसान भाषा में वेवलेंथ जितना बड़ा उतने 1 मीटर में कम नंबर ऑफ वेव्स बैठेंगे, मतलब उतना वेव नंबर कम। लेट्स कीप इट सिंपल, जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना वेव नंबर कम। उल्टा, जितना वेव छोटा जितना वेवलेंथ कम उतना वेव नंबर। तो आसान भाषा में गाइस, चलो अलग से लिखता हूं, इसमें क्यों कंफ्यूज करें। ध्यान दीजिए प्लीज, दिस वाज नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं ऐसे, न्यू बार। क्या लिखते हैं? क्या कंसेप्ट है इसका? बोलिए, नंबर ऑफ वेव्स पर, मतलब इसका बेसिक फॉर्मूला आता है गाइस, ये पढ़िए क्या आता है, 1/λ। अभी तो समझाया, वेवलेंथ जितना बड़ा उतना वेव नंबर कम, और वेवलेंथ जितना छोटा उतना वेव नंबर। डायग्राम समझा रहा है आपको। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यही किसका फॉर्मूला है? वेव नंबर का। किसका? तुम ऐसे लिखो, देयरफॉर वेव नंबर इज, बोलो, RH, आगे बोलो, into the bracket 1/m² minus 1/m²। ये रहा। अच्छा, अगर किसी ने पूछा वेव नंबर का यूनिट क्या है, तो फॉर्मूला खुद ही बता रहे, 1/λ है ना ये फॉर्मूला, तो यूनिट क्या आएगा? पर मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 2 पर मीटर। 2 आसान भाषा में 1 मीटर में कितने वेव्स? 2। दैट्स इट। और जब वेवलेंथ पूरा का पूरा 1 मीटर है तो 1 मीटर में एक ही वेव, मतलब वेव नंबर कितना आएगा? 1 पर मीटर। आई होप मेकिंग सेंस। आप कहोगे दोनों का फॉर्मूला सेम आया, ना ना ना, फॉर्मूला सेम नहीं है। RHS भले ही सेम है पर फर्क है। वेव नंबर निकालना है तो सीधा इसको सॉल्व करना है, खत्म। लेकिन अगर वेवलेंथ निकालना है तो RHS को सॉल्व तो करना ही है, पर बाद में उसको इनवर्स भी तो करना है। अरे इसको RHS को सॉल्व करके आपको 1/λ मिलने वाला है। अगर आपको लैम्डा चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। वेव नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ RHS को सॉल्व करना है, जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या है? वेव नंबर। और जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या किया? LHS RHS दोनों को C से मल्टीप्लाई किया, तो C/λ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला क्या बन गया? RH into C into the bracket 1/m² minus 1/m²। जो भी आंसर आएगा, खत्म। ये तो और भी आसान है। RH का वैल्यू हमें पता है, C का वैल्यू भी हमें पता है, ये पूरा टर्म भी वापस क्या है? कांस्टेंट। तो ये एंट्रांस के लिए आपको याद रखना है, ये भी एंट्रांस के लिए याद रखना है। अब बातों बातों में हम इधर ही कवर कर रहे हैं। आई होप मेकिंग सेंस। माना कि फिलहाल डिस्कशन सिर्फ किसके लिए करने वाले हैं? हाइड्रोजन। पर एग्जाम में हाइड्रोजन के साथ साथ लास्ट टाइम भी कहा था, हीलियम+ भी आता है, लिथियम 2+ भी आता है, बेरिलियम 3+ भी आता है। पर उनके वैल्यूज कैसे याद करने हैं बाद में देखेंगे। एनी डाउट क्लियर? चलिए शूट।